हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे उनके बारे में पढ़ा था। लास्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट था द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी वाला, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, उसको पढ़ा था। और उसके बाद में जो उसकी जो 5 टाइप्स ऑफ रिट्स थी हमने वो सब उसमें पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे एक्चुअली हमारे कुछ जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अलावा भी जो हमारे मतलब एक सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो गवर्नमेंट वर्क करती है उसके लिए भी कुछ राइट्स दे रखे हैं, बट वो राइट्स कुछ डिफरेंट है। इसलिए मतलब उन्हें कहा जाता है डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। मेनली ये जो चीज़ जो ये डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया वो आयरलैंड से लिया गया है। दैट इज गाइडलाइंस टू द गवर्नमेंट नॉट लीगली इन्फोर्सेबल सिटीजन कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन दीज डायरेक्टिव्स। पर ये जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, उनमें बात उनका एक कंडीशन ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन है, आयरलैंड से हमने इसको अब अडॉप्ट किया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी है, पर ये इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब जैसे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको तो वायलेट करने पर आप केस कर सकते हैं सीधे, मतलब वो गवर्नमेंट करे या कोई सिटीज़न करे, कोई एसोसिएशन करे, कोई फर्म करे, कोई यूनियन करे, वॉट कोई भी करे, उसके लिए डायरेक्ट जाके आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। और इवन गवर्नमेंट तक को भी प्रेशराइज कर सकते हैं कि आप कोई भी फंडामेंटल राइट वॉलेट नहीं कर सकते। पर ये जो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं, ये पॉलिसीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बट इनके लिए किसी को भी फोर्स नहीं किया जा सकता, स्पेशली गवर्नमेंट को इसके लिए फोर्स नहीं किया। गवर्नमेंट की इच्छा होगी तो वो इनको मतलब एप्लीकेबल करेगी, इनके ऊपर वर्क करेगी, बट अगर गवर्नमेंट नहीं सही लगेगा गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्क नहीं करेगी। A separate list of policy guidelines is included in the constitution. The list of these guidelines is called the directive principle of state policy. Mainly ये जो policies की guideline है जो कि हमारे constitution में mention है, और वो जो पूरी list है उसको हम कहते हैं directive principles of state policy. अब इसके अंदर आती कौन कौन सी चीज़ें, मतलब हमें ये पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के बाद में ऐसा क्या है जो कि इतना अलग है कि इसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें मेंशन करी हुई है। एटलीस्ट पहले ये क्लियर होना ज़रूरी है, उसके बाद में पता चले, बाद में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, क्यों होती है, किस लिए होती है, पर एटलीस्ट एक पता रहे कि आखिर होता क्या है इसके अंदर। बस जैसे ज़मींदारी अबॉलिशन बिल आया था, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, पर ज़मींदारी से रिलेटेड जो ज़मींदारी सिस्टम को हटाया गया था उससे रिलेटेड गवर्नमेंट बिल लाई थी। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, क्योंकि ये सोसाइटी वेलफेयर के लिए था, कुछ मतलब जो लोगों के अच्छा करने के लिए उन्होंने इस चीज़ को किया था कि ये सिस्टम अबॉलिश किया ताकि सॉरी ताकि जो विलेज के जो लोग हैं उनको किसी तरह का प्रेशर जो ज़मींदारी सिस्टम की वजह से आता है वो प्रेशर ख़त्म हो जाए, ठीक है। बैंक नेशनलाइजेशन, जो बैंक नेशनलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी डायरेक्टर प्रिंसिपल्स के अंडर आता है। न्यूमरस फैक्ट्री लॉ, फैक्ट्री से रिलेटेड जो लॉज होते हैं ना कि वर्किंग कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, एंड ना मतलब कि जो रहता है कि सेफ्टी जो रहती है, सेफ्टी रिलेटेड जो फीचर्स होती है, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये सारी चीज़ें जो फैक्ट्री लॉज में आती है ये डायरेक्टर प्रिंसिपल्स के अंदर है। ये एक सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए हम ये चीज़ें की जाती हैं। फिक्स्ड मिनिमम वेजेस, मतलब मिनिमम वेजेस फिक्स करिए, वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंडर आता है। लाइक प्रमोटेड कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, मतलब जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है उनको प्रमोट करने का सिस्टम भी ये चीज़ है। प्रोविजन फॉर SC/ST रिजर्वेशन, SC/ST रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, पर ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो चाहे तो इसको हटा भी सकती है और अगर वो चाहे तो इसको रख सकती है। हमारी गवर्नमेंट अभी तक इसे कंटिन्यू करे हुए एक या दो स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनमें क्या प्रॉब्लम है कि वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा जो वो रहना चाहिए रिजर्वेशन वो 50% से कम होना चाहिए, पर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें जो ये रिजर्वेशन है वो 50% से अबव हुआ है। पर इसके साथ में कुछ रीजंस वगैरह ऐसे भी हैं तो उस चीज़ को चैलेंज नहीं किया जा सकता। पर हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में 50% है, अगर ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कुछ होता है तो उस चीज़ को चैलेंज किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें होती है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अलावा हमारे पास आती हैं।
तो हमें ये पता चला कि आखिर ये कौन कौन सी चीज़ें, मतलब प्रिंसिपल्स के अलावा जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अलावा हमें ऐसी किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये क्लैरिटी होना थोड़ा ज़रूरी था। अब आता है कंटेंट्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेनली क्या क्या होता है। द गोल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव दैट वी एज अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट, सर्टेन राइट दैट इंडिविजुअल शुड नियर अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, सर्टेन पॉलिसी दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट। मतलब कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जिन्हें सोसाइटी के लिए अडॉप्ट किया जाता है, सोसाइटी उन्हें अडॉप्ट करती है। सेकंड ये होता है कि जो हमारे राइट्स हैं उनसे अलग हमारे फंडामेंटल राइट्स के अलावा कुछ जो राइट्स होते हैं उन्हें अगर हम इंजॉय करें, वो जो हमको मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेनली वही होते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे अलग हटके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो हमें अकॉर्डिंग टू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारी गवर्नमेंट अगर हमें देना चाहे तो उसे मेनली इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेन ऑब्जेक्ट उसका यही होता है कि कुछ एक्स्ट्रा राइट्स और देना पब्लिक को। नेक्स्ट आता है सर्टेन पॉलिसी दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट। मतलब गवर्नमेंट की चॉइस पर है वो अडॉप्ट करेंगी नहीं करेंगी। अगर आप लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले सुना हो तो हमारे यहाँ मतलब पूरा इंडिया बंद वगैरह हुआ था, करा था। ये मेनली यही था जो लास्ट हमारा था SC ST के रिजर्वेशन को लेके। SC ST का जो रिजर्वेशन है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट तो हमारा इक्वलिटी का आता है, बट जो SC ST के अपलिफ्टमेंट के लिए जो प्रॉब्लम, मतलब जो अपलिफ्टमेंट के लिए ये चीज़ स्टार्ट की गई थी। पर गवर्नमेंट के पास ये पावर ज़रूर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिस्ट में है रिजर्वेशन, तो गवर्नमेंट के पास ये पावर ज़रूर है कि ये इस सिस्टम को अबॉलिश कर सकती है, मतलब पूरी तरह से हटा सकती है। अब डिपेंड्स ऑन कि वो हटाती है नहीं हटाती है, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। इस पर मतलब गवर्नमेंट को प्रेशर नहीं डाला जा सकता। जो जनरली जो जिनके पास रिजर्वेशन नहीं वो हर बार चाहते हैं कि ये चीज़ हट जाए, वो हर गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, अभी तक तो नहीं हुआ है। लेट्स सी आगे जाके कभी ऐसा होता है या नहीं होता है, वो आगे जाके पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट में आ जाता है हमारे पास इसके अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल गोल्स। मतलब इसके जो मेन गोल्स हैं वो क्या क्या हैं। वेलफेयर ऑफ पीपल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस। मतलब जो लोगों के लिए जो मतलब कहते हैं ना सोशली इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल जस्टिस के लिए ये सारी चीज़ें होती है ताकि उनको बेनिफिट मिल सके सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसको मतलब वो किया जाए, मतलब अप किया जाए। जैसे जो मैंने मतलब हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था या हम पहले और भी जगह पढ़ के आए हुए हैं कि बिफोर पार्टीशन या आफ्टर पार्टीशन, मतलब उस टाइम पे ऐसा टाइम पीरियड था जो लोअर क्लास थी उनका स्टैंडर्ड बहुत डाउनफॉल पर था, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल पर था। तो उस मतलब जो वो लिविंग स्टैंडर्ड को जो अप करने वाली चीज़ आती ना, क्योंकि ना तो उनका सोसाइटी में कोई वैल्यू, मतलब उन्हें वैल्यू नहीं किया जाता था, उनको इक्वल नहीं समझा जाता था। तो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इक्वल होने का तो एक वो होता है कि पॉसिबल ही नहीं है। तो उस चीज़ के लिए क्या था कि गवर्नमेंट जो प्रिंसिपल का एक गोल होता है वो ये होता है कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनका जो लिविंग है उनकी जो वो बहुत डाउन है, तो उसको एक इक्वल पोजीशन पे ला, मतलब थोड़ा सा अप करना, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर क्लास के पास या पर्टिकुलर मतलब उसके पास कह लो क्लास के पास या रिलीजन के पास या वॉट एवर किसी भी पर्टिकुलर एरिया वाइज कुछ रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल हो रहे हैं और बाकी लोगों को रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, तो दैट इज़ रॉन्ग। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये गोल होता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का वो इक्वली होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये अलग अलग हो। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक ये गोल भी होता है कि मतलब इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना। जैसे कई बार जैसे हम लोग को पता है कि कई बार क्या होता है कि जो हमारा कंट्री है वो कई कंट्रीज़ के साथ में ट्रिटी साइन करता है। तो जो मतलब ट्रिटी साइन होती है या अदर कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडशिप वाले रिलेशंस मेंटेन किए जाते हैं, डिप्लोमेसी, फ्रेंडशिप रिलेशन, मिलिट्री सपोर्ट के उस पर पॉइंट्स पर जब जो भी चीज़ें रिलेशन मेंटेन किए जाते हैं ये इंटरनेशनल पीस के लिए एफर्ट किए जाते हैं। और
ये जो पीस वाला जो सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है, एक कंट्री के लिए भी ज़रूरी है और वर्ल्ड लेवल पर भी ये चीज़ ज़रूरी है। अब आ जाता है कि नॉन जस्टिएबल राइट्स हैं, जो डायरेक्टर प्रिंसिपल होते हैं वो नॉन जस्टिएबल राइट्स हैं। लाइक एडुकेट लाइवलीहुड, मतलब जो जैसे किसी के कोई पर्सन है, ठीक है, वो अर्न कर रहा है, उसकी फैमिली में 5 या 6 मेंबर हैं, पर वो जितना अर्न कर रहा है वो उसकी उस फैमिली के लिए सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो वो सफिशिएंट नहीं है, तो ये चीज़ वो जाके कोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकता कि मेरे पास जो मेरे इनकम है या मेरा घर में जो अर्निंग है वो कम है, इसलिए मेरी मतलब जो मेरा लाइफ स्टाइल मतलब लाइवलीहुड है वो चीज़ प्रॉपर नहीं चल रही, तो उस चीज़ को वो कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकता। ये वो उसके लिए प्रॉब्लम है। सिमिलरली वहीं क्या होती है, हमारी गवर्नमेंट जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो रहती है, बीपीएल वाली जो फैमिलीज़ रहती हैं उनके लिए स्पेशली कुछ वो चलाती हैं, पॉलिसीज़ चलाती हैं, कुछ अच्छी अच्छी वो स्टार्ट करती हैं, प्लानिंग स्टार्ट करती हैं उनके लिए फ्री ऑफ मतलब बहुत मिनिमम रेट्स पर उनके लिए वो अवेलेबल कराती हैं, कि वीट अवेलेबल कराती है, राइस होते हैं, जितने भी ये ग्रेन्स होते हैं ना, इन सब को अवेलेबल कराती है। तो ये सब क्यों कराया जाता है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, पर ये हमारी मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर के लिए वर्क करती है। पर अगर चलो ठीक है, आज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रूल निकाला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने रूल निकाला, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया, वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। 5 ईयर्स कोई गवर्नमेंट रही, आफ्टर 5 ईयर कोई गवर्नमेंट आती है और वो सडनली उन रूल्स को चेंज कर देती है। वो कहती है कि नहीं, हम मतलब बीपीएल फैमिलीज़ को मतलब इतना वो नहीं देके मतलब उसको कम करती है या ख़त्म करती है, तो उस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते कोई भी कोर्ट में जाके, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आती है वो कहीं ना कहीं चाहती है कि लोगों का जो वो रहे, मतलब लोगों को जो उनका जो लाइफ है वो थोड़ा सा इजी हो, क्योंकि कंप्लीट इजी वो नहीं बना सकती गवर्नमेंट, तो उससे रिलेटेड वो पॉलिसी को जनरली नहीं हटाती। पर एक है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन पॉलिसी को हटाए, तो भी इनको क्या नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता कि बीपीएल फैमिली से रिलेटेड मतलब इस तरह की पॉलिसी बंद करी और लोगों ने जाके कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि हाउस मतलब ये क्यों कर दिया गया, तो कोर्ट में चैलेंज नहीं आएगा, क्योंकि कोर्ट सिर्फ एक ही चीज़ कहेगा कि दिस इज़ नॉट फंडामेंटल राइट, दिस इज़ ओनली डायरेक्टर प्रिंसिपल, वो उसकी गवर्नमेंट की इच्छा पर डिपेंड करता है। सिमिलरली इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, जो मतलब गवर्नमेंट चाहती है ऐसा हो, गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा ही होता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, पर वो किसी को फोर्स नहीं कर सकती। जैसे कोई प्राइवेट फर्म है, वो सैलरी पे कर रही है, लाइक मैन एंड वुमेन को अलग अलग सैलरी पे कर रही है, मतलब एक ही पोस्ट पे कोई पर्सन मैन काम कर रहा है और उसी पोस्ट पे वुमेन काम कर रही है, तो वो मैन को 2000 3000 वॉट एवर कुछ परसेंट ज़्यादा पे करता है इन कंपेयर ऑफ वुमेन। दैट इज़ रियली मतलब ये चीज़ बहुत गलत होती है, पर इस चीज़ को वो लोग चैलेंज नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि वीमेन जाए कोर्ट में चैलेंज कर दे कि मेरे को तो सेम पोस्ट पे मैं वर्क कर रही हूँ, सेम वर्क कर रही हूँ, पर फिर भी मुझे कम सैलरी पे हो रही है, तो उस चीज़ को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये भी मतलब इस चीज़ के बाहर है। राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, मतलब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन मतलब हम लोगों ने जनरली क्या है, अभी जो हम लोग सुनते हैं जनरली, जो हमारी अभी का जो मेजर प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्या होता है कि एजुकेशन वाइज स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एजुकेटेड मिल रहे हैं अभी, पर उन्हें उनकी एजुकेशन के इक्वल उन्हें वर्क नहीं मिल रहा, या जितने वो क्वालिफाइड हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें ना तो वर्क मिल रहा है, और अगर वर्क भी मिल रहा है तो उन्हें सैलरी प्रॉपर नहीं मिल रहा है, मतलब उतना सैलरी नहीं मिल रहा जितना उनके वर्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को वो चैलेंज नहीं कर सकते कि मैं तो इतना वर्क करता हूँ और मेरे को इतनी सी सैलरी दी जाती है। इस चीज़ के लिए कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते। ये उस स्पेशली डिपार्टमेंट की या फर्म की या कंपनी की या एसोसिएशन की उसकी अपनी मर्जी है कि वो क्या सैलरी स्ट्रक्चर रखती है, वो वुमेन एंड मैन को इक्वली ट्रीट करती है या नहीं करती है, वो किस पोस्ट के लिए कितना सैलरी देती है, उन सब चीज़ों को वो चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। राइट टू वर्क,
राइट टू वर्क मतलब कि एक वो होता है कि मतलब जैसे हमारा राइट टू इक्वलिटी होता है, राइट टू फ्रीडम होता है, जैसे राइट टू वर्क मतलब काम के लिए आप चैलेंज नहीं कर सकते हो कि मेरे पास काम नहीं है और गवर्नमेंट की ड्यूटी है वो मुझे काम, नो। नरेगा जैसी जो कहते हैं ना प्लानिंग्स चल रही हैं, मतलब ये सारी जो योजना है वो चल रही हैं, पर ये गवर्नमेंट जब चाहे इनको बंद कर सकती है। कोई कंपल्शन नहीं है गवर्नमेंट के साथ में कि वो उस चीज़ को चलाए, वो गवर्नमेंट की इच्छा है इसलिए वो चल रही है, इस चीज़ को जाके चैलेंज नहीं किया जा सकता। And last is every childhood care and education to children below the age of 6 years। मतलब हमने राइट टू एजुकेशन में ये चीज़ तो पढ़ी थी कि 6 to 14 ईयर्स के जो मतलब बच्चे होते हैं उनके लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट दिया गया है कि मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी ड्यूटी बनती है कि उनको एजुकेशन तक लाया जाए या उन्हें एजुकेशन मिले। ठीक है, ये उनका राइट है, दैट इज़ फंडामेंटल राइट। अगर किसी मतलब गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा जाता है, एडमिशन ले रहा है, वो बिलो एवरेज है, वॉट एवर किसी भी लेवल मेंटल लेवल का हो, पर उसे उस स्कूल में एडमिशन हर हालत पे दिया जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक फंडामेंटल राइट्स है। इवन गवर्नमेंट एफर्ट करती है कि 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं और अगर वो स्टडीज़ मतलब पढ़ने नहीं आ रहे तो उनको कैसे भी करके स्कूल से कनेक्ट किया जाए। बट 6 ईयर्स से बिलो एज के बच्चे जो हैं उनके चाइल्डहुड को केयर करना, उनकी एजुकेशन को ध्यान में रखना, वो गवर्नमेंट के उसमें गवर्नमेंट प्लान जरूर कर रही है। लाइक जो हमारे कहते हैं ना जो सर्व शिक्षा अभियान है उसके अंदर आंगनबाड़ियाँ बनाई गई है, उसमें छोटे बच्चों के लिए ये चीज़ें रखी गई है, पर इस चीज़ को चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि आपको ये करवाना ज़रूरी है। नो, ये नॉन जस्टिएबल राइट्स हैं जो गवर्नमेंट ने मतलब ये कहते हैं कि मतलब फंडामेंटल राइट नहीं, पर फिर भी इनको इंजॉय किया जा रहा है। जनरली गवर्नमेंट ट्राई करती है कि इक्वल पे इक्वल वर्क वाला सिस्टम रहना चाहिए, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए प्रॉब्लम्स नहीं हो, पर इनको लेके चैलेंज नहीं कर सकते। वर्क के लिए लोग डिमांड करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ट्राई करती है लोगों को वर्क मिले, पर उस चीज़ को चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि आप हमें दो ही दो। अब जैसे मेरा राइट, जैसे हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, हमारे पास राइट फ्रीडम में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर हम कहीं किसी बात को बोल रहे हैं और उसके ऊपर हमारे ऊपर गवर्नमेंट एक्शन लेती है, हमारे को उस चीज़ के लिए रोका जाता है, तो दैट इज़ प्रॉब्लम, उसको जाके हम चैलेंज कर सकते हैं। बट राइट टू वर्क के लिए हम चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे कोई पर्सन है, लाइक जैसे मैं हूँ, मैं हिंदू रिलीजन से हूँ, पर मेरी इच्छा है कि मैं मस्जिद में जाके प्रेयर करूँ। ठीक है, मेरी इच्छा हो गई, मैं मस्जिद में गई, मैंने क्रिश्चियंस की जैसे ऐसे बैठ के प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके लिए मुझे कोई स्टॉप नहीं कर सकता। अगर कोई मुझे स्टॉप करता है तो मैं सीधे जाके कोर्ट में चैलेंज कर सकती हूँ। ठीक है, पर वहीं अगर मेरे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मेरे पास वर्क नहीं है, तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, मैं चैलेंज नहीं कर सकती। अंडरस्टैंड, दैट इज़ द डिफरेंस। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की पॉलिसीज़ क्या है। मतलब पॉलिसीज़ मतलब कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब जो होना चाहिए ना, जिसे हम कहेंगे हिंदी में एग्जैक्टली जो वर्ड रहेगा, मतलब सबको, सब लोगों को मतलब इक्वल रहे, ये पॉलिसी होनी चाहिए इसके लिए, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल की। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ एल्कोहलिक लिकर। अब क्या होता है कि प्रोहिबिट कर रखा है, मतलब लोगों को बताया जाता है कि आप ना ड्रिंक मत कीजिए, आप ड्रिंक मत कीजिए। ठीक है, किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में कोई मतलब कोई स्कूल है या वट कुछ भी ऐसी कोई जगह है, लाइक होली प्लेस है, स्कूल है या हॉस्पिटल है, उस एरिया में एल्कोहल और लेकर के उस चीज़ को मतलब शॉप को खुलने से रोका जाए, पर उस एरिया के लोगों को पीने से नहीं रोक सकते। अगर कोई पर्सन उस एरिया उसमें आके पी रहा है, मतलब पी के आता है, दैट इज़ नॉट प्रॉब्लम। हाँ, पी के वो अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दैट इज़ प्रॉब्लम, तब वो इलीगल माना जाएगा, उसको मतलब कोर्ट के आगे ले जाया जा सकता है। पर अगर कोई उस एरिया का पी रहा है पर्सन, हाँ, प्रोहिबिशन के लिए पॉलिसी बना सकती है, पर बिल्कुल ये नहीं है कि लोगों को पीने से ही रोक दे, नो। ठीक है,
एंड एक प्रैक्टिकल थिंग ये है कि गवर्नमेंट जनरली अल्कोहल के सेलिंग पर नहीं मना करती, क्योंकि अल्कोहल की जो सेल होती है वो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। इसलिए क्या होता है कि जनरली अल्कोहल के मतलब सेल को नहीं रोका जा सकता है। अभी रिसेंटली अगर लॉकडाउन में देखा जाए तो सबसे पहले जो स्टार्ट करी थी सेल वो लिकर की करी गई थी। वो इसलिए कि एकदम से रेवेन्यू जनरेट करना ना, लेकर के प्राइसेस काफ़ी हाई किए गए और उसके बाद में इनकी सेलिंग स्टार्ट करी एंड काफ़ी अच्छे लेवल पर रेवेन्यू जनरेट हुआ था विद इन 1 और 2 days। इट्स वाई मतलब ठीक है, प्रोहिबिशन है कि मतलब कहा जाता है कि मतलब कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, पर ठीक है कंजम्पशन होता है और गवर्नमेंट उसे रोकती भी नहीं है। ये पर्सनल हमारा मतलब किसी भी पर्सन का पर्सनल डिसीजन होता है कि ड्रिंक करनी है नहीं करनी है। हेल्थ इश्यूज़ को देखते हुए ये सारी चीज़ें पर्सन के खुद का काम, मतलब मेंटली उसको खुद को सोचना चाहिए। सारी चीज़ें गवर्नमेंट नहीं सोचती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़। तो मतलब जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड उनको मतलब प्रमोट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूज़फुल कैटल। मतलब जो यूज़फुल कैटल है उनको नहीं मारा जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है, मतलब कई लोग होते हैं कि ठीक है मार दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो यूज़फुल कैटल्स है उनको तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, ये इनकी एक पॉलिसी में आता है। पर अगर किसी जानवर को मार दिया है तो उसके लिए ये थोड़ी है कि मतलब अब ये हो जाएगा कि जाके बिल्कुल हैंग टिल डेथ एंड ऐसा कोई पनिशमेंट नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया, रूल फॉलो करना है बस। अगर उसके रिलेटेड ठीक है थोड़ा बहुत कुछ वो हो सकता है कि पनिशमेंट वगैरह दी जाए, हो सकता है वो फाइनेंशियल पनिशमेंट ही हो, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होंगी। पर हाँ जनरली ध्यान रखना चाहिए, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें ऐसा कोई भी वर्क नहीं करना चाहिए। मतलब यूज़फुल कैटल्स को हमें नहीं मारना चाहिए। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमें कोई फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा राइट्स अगर हमें हमारी गवर्नमेंट दे रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ ड्यूटीज़ भी आती हैं कि हमें उन ड्यूटीज़ को मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हम उनका मिसयूज़ नहीं करें हमें, है ना। उसके बाद में आता है प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत। मतलब विलेज में जो पंचायत वगैरह होती है उनको भी गवर्नमेंट जो होती है, जो डायरेक्टर प्रिंसिपल की पॉलिसीज़ में उसको प्रमोट किया जाता है। अब आता है हमारा पॉइंट इज कंपैरिजन। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का सबसे मेजर जो है कंपैरिजन करते हैं, हम कह सकते हैं डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में वो देखा जाए। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो जस्टेबल होते हैं एंड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं वो नॉन जस्टेबल होते हैं। मतलब जो प्रिंसिपल्स हैं ये मतलब फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए हम जाके कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं अगर उन्हें वॉलेट किया जाता है या उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होती है। गो मतलब जाओ सीधे और कोर्ट में कंप्लेंट कर दो, ठीक है। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए आप कहीं भी कंप्लेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल कोर्ट भी हाथ खड़े करके बोल देगा कि ये हमारे डिपार्टमेंट में इट्स ऑल अबाउट इट्स ऑल कि ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, वो डिसीजन नहीं देंगे, है ना। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो मेनली क्या काम करते हैं, वो इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं, मतलब हमारे पर्सनल के लिए होते हैं। जबकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो सोसाइटी वेलफेयर, सोसाइटी के लिए होते हैं, एक एंटायर सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पर्सनली किसी के लिए वर्क करें, नहीं। जैसे अगर हम कहते हैं अंत्योदय योजना एक हमारे यहाँ चलती है, अगर उसको देखा जाए तो वो उन लोगों के लिए लाइक पूरा एक सोसाइटी है, बीपीएल एक सोसाइटी है, उसके वेलफेयर के लिए वर्क हो रहा है। अगर हम देखा जाए जैसे फैक्ट्री रूल्स बनाए गए तो वो एक पूरा ग्रुप है फैक्ट्री में वर्क करने वालों के लिए, तो वो उनको उसका बेनिफिट है। लाइक मिनिमम वेजेस जो बनाई गई, तो जितने भी लोग जो लेबर वर्क है उनके पूरे पूरे उसके बेनिफिट के लिए, किसी पर्सनल एक के बेनिफिट के लिए सारी चीज़ें नहीं होती। इसलिए ये जो चीज़ें होती है ये पूरी इंटायर एक सोसाइटी के अच्छे के लिए किया जाता है। और जबकि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो हमारे इंडिविजुअल होते हैं। मतलब हम सिंगल के ऊपर भी प्रॉब्लम आती है तो हम उस चीज़ के लिए बिल्कुल कोर्ट में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर सिंगल के ऊपर आती है तो भी कंप्लेंट की जा सकती है, और अगर वो ग्रुप में आती है तो भी उस चीज़ को कंप्लेंट, मतलब किसी भी एक पर्सन को भी अगर प्रॉब्लम हो गई ना किसी एक रूल से कि नहीं इस रूल से मेरा लॉस है या मेरे को लगता है कि मेरा फंडामेंटल राइट कहीं वॉलेट हो रहा है, तो सीधे जाके कोर्ट में कंप्लेंट कर सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है तो।
अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो एक्स्ट्रा गिवन राइट्स हैं वो अगर वॉलेट होने तो उसके लिए मतलब आप जाके वो नहीं कर सकते, कंप्लेंट नहीं कर सकते, कोर्ट में जाके डिमांड नहीं कर सकते, कोर्ट उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देगी। इवन अगर आप केस भी फाइल करते हैं तो वो केस क्या होएगा, आपका रिजेक्ट कर दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि एक अब जो आपके लास्ट में एक पॉइंट आता है राइट टू प्रॉपर्टी का। हमारे पास पहले ये राइट था कि राइट टू प्रॉपर्टी था, बाद में इसे जो क्या किया गया, इसे उसमें से जो फंडामेंटल राइट्स है उनमें से हटा दिया गया। इसको एक सिंपल लीगल राइट बनाया गया आर्टिकल 300A के अंडर, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो ज़मींदारी वाली जो चीज़ें आई थी, जो प्रॉपर्टी रिलेटेड जो चीज़ें थी, बाद में ये कहा जाए कि मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफ़ी सारे लॉ थे जो कि कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे। इस वजह से क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी को मतलब 44th अमेंडमेंट से हटा, मतलब 44th जो अमेंडमेंट था उसमें से मतलब फंडामेंटल राइट की लिस्ट में से निकाल के इसको एक सिंपल राइट, मतलब एक सिंपल लीगल राइट दे दिया गया और इसको आर्टिकल 300A में रखा गया था। ठीक है। ये सारी चीज़ें आज हमने देखी, मतलब इसके अंदर हमने आज देख लिया जितनी भी डायरेक्टर प्रिंसिपल है, मतलब क्या क्या बेनिफिट्स हमने उनके बारे में देखा। एंड एक ये राइट टू प्रॉपर्टी है जो हमारे मतलब जनरली कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स को चेंजेस नहीं किए जा सकते, पर मतलब ऐड सब्सट्रैक्ट थोड़ा बहुत उनमें उसमें पॉसिबल हो सकता है। तो राइट टू प्रॉपर्टी को इसलिए उसमें नॉर्मल मतलब सिंपल लीगल राइट में रखा गया, जबकि मतलब फंडामेंटल राइट से इसको रिमूव किया गया। ओके अब हम नेक्स्ट क्लास में एक उसके बारे में पढ़ेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे स्पेशली। एंड उसके बाद हम इसके अंदर कुछ जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वाले में थोड़ा सा ड्यूटीज़ के बारे में हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। और अगर जैसे हम एक वो इंट्रो देती हूँ मैं उस चीज़ का, क्या होता है कि ठीक है किसी फैक्ट्री में कोई वर्कर्स हैं, ठीक है, वो वर्कर्स ने वर्क कर रहे हैं, पर हमें पता है कि उन वर्कर्स के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स है, ना तो उन्हें प्रॉपर वेजेस दिया जा रहा है, ना वर्क करने के लिए प्रॉपर एटमॉस्फेयर है। तो अगर अब वो जो वर्कर हैं जो इस तरह से काम करें, वो तो उतने अवेयर होंगे नहीं अपने राइट्स को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, कि वो उनके पास ऐसा कोई नहीं होगा कि वो जाके कहीं कंप्लेंट करें। तो अब उनके वेलफेयर के लिए कौन काम करेगा? इसके लिए हमारा एक काम करता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।